हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब टाइम हो रहा है 10 और आज स्टार्ट करते हैं अपना दिल्ली पुलिस प्रिपरेशन का अगला दिन। ये था मेरे कल के टारगेट्स और आज लिखते हैं अपने टारगेट्स आज के। तो वह भाई आज के ये अपने टारगेट्स अपने को ये कंप्लीट करने हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास से। कंप्यूटर में आज हम लोग करना है क्लास 5। अपनी क्लास हो गई कंप्लीट भाई। अभी मैंने देखा ज्योग्राफी की आज क्लास हुई नहीं है, तो मेरी एक क्लास इसमें बैक पीछे चल रहा था इससे, तो आज कंप्यूटर की 2 क्लास कर लूँगा। टाइम हो रहा है भाई ऑलमोस्ट 12 बजने जा रहे हैं। अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। भाई टाइम हो रहा है 1:30 और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट मैथ की। टाइम हो रहा है भाई 1 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक काल। भाई हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं। देखो, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया था। वैदिक काल का पीरियड है 1500 BC से 600 BC, और ऋग्वैदिक काल को 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से 600 BC। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में ही अपने वेद का जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। और ऋग्वैदिक काल में मतलब वेद मतलब ज्ञान, और आर्य मतलब श्रेष्ठ या सुपीरियर। आर्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। आर्यव्रत हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है। जैसे आर्यव्रत मतलब व्रत की तरह था। जैसे उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में राजस्थान और वेस्ट में यानी पूर्व में गंगा नदी के किनारे और पश्चिम में अफगानिस्तान का बॉर्डर, तो ये मिलके आर्यव्रत बना था। इसी को नाम दिया गया था आर्यव्रत। संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत के आर्यों के द्वारा ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई थी, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। इस सभ्यता के आधिपत्य प्रतिसत्तात्मक मानी जाती, मतलब पिता की चलती थी जैसे घर में, तो प्रतिसत्तात्मक थी। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा शब्द का प्रयोग पिता मतलब 335 बार हुआ। और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य को जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, इन्हें बोलते हैं वैदिक साहित्य। जैसे वेद में जैसे आ जाता है ऋग्वेद का समय है 1500 BC से 1000 BC। अब जैसे ऋग्वेद के सभी वेदों को प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल संकलन करता कौन थे? वेद व्यास जी थी। सबसे पुराना मंडल 2 से 7 मंडल है और नवीनतम मंडल 1 से 10वां मंडल है। अब ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 मंत्र और रचनाएं मानी जाती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये मंडल भी पूछे जाते हैं। अब ऋग्वेद की 3 मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई थी। तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋषि विश्वामित्र द्वारा की थी। और तीसरे ही मंडल में अपना गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने ही की थी। और गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब जैसे वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्र कहलाता है। ऋग्वेद की संख्या ऐत्रेय और कौशिकी है। 2 भागों में व्याख्या की गई है, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। और वैदिक काल की प्रमुख नदी सिंधु हुआ करती थी। और ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल 1 बार हुआ, यमुना शब्द का इस्तेमाल 3 बार हुआ। तो ये कम पूछा जाता है। जैसे अब इसके बाद आ जाता है सामवेद। सामवेद में क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन। अब पूछा भी जाता है कि सामवेद को महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सामवेद में क्या है, तो उसमें आ जाता है सीधा गायन, मतलब सिंगिंग हुई है उसमें। अब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, संगीत का जनक माना जाता है। अब इसे पूछा जाता है क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे ग्रंथ से हुई है? तो सामवेद से हुई। किस वेद से हुई है? तो सामवेद से हुई है। सामवेद से ही संगीत के 7 स्वर का प्रथम उल्लेख मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी, और हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन वो घूम के सा पे आ जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 है ये। और लोग लगा देते 8, क्योंकि वो पढ़ते हैं तो 8 आते हैं, लेकिन होता है सा रे गा मा पा धा नी। और अच्छा, सामवेद में सूर्यदेव की स्तुति से मंत्रों को संकलन किया जाता है। सूर्यदेव की स्तुति से मंत्रों का संकलन किया जाता है, मतलब सूर्यदेव को ही देखकर मंत्रों का संतुलन किया जाता है। ऐसे इमेज बनाया करो, इमेज बनाओगे तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें ऋग्वेद के वे मंत्र हैं जिनका गायन किया करते थे, उच्चारण नहीं। अब इसमें वे मंत्र है जिसका गायन किया जाता था, उच्चारण नहीं किया जाता था। जो गा सकते थे उच्चारण नहीं कर सकते थे। सामवेद में मंत्रों के गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है।
ये पढ़ लो, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको भाई इमेजिनरी बना लिया करो, वो सोच लिया करो कि हाँ क्या, खुद बन जाया करो। जैसे अब ये सामवेद में सूर्य देव की स्तुति से मंत्रों का संकलन किया जाता है, खुद मंत्रों का संकलन कर लो, सोचो माइंड में बनाओ कि हम मंत्रों का संकलन कर रहे हैं, लेकिन मंत्रों का संकलन किया जाता है लेकिन उसका उच्चारण भी नहीं किया जाता। देखो इसमें लिखा उच्चारण नहीं किया जाता, मंत्रों को गाया जाता है, ठीक है। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद वर्ड मतलब यजु, यजु मतलब यज्ञ। अब यजुर्वेद से पूछ लिया जाता है यजुर्वेद यज्ञ शब्द की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो यजुर्वेद से हुई थी। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित नियम व अन्य धार्मिक क्रियाकलापों का संकलन है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधुर्य कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय और शतपथ, ये भी एक ग्रंथों के पार्ट है। जैसे अर्थवेद, अर्थवेद भी बहुत पूछा जाता है, ये सभी वेदों का नवीनतम वेद है। और जैसे इसके मंत्रों का उपयोग काला जादू, जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्माओं का निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित निवारण किया जाता है। अब इसमें अथर्ववेद में सीधा पूछ देते हैं कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। और काले जादू टोना किस वेद से लिए गए हैं या किस वेद में दिए गए हैं, तो अथर्ववेद में दिए गए हैं। और एक आयुर्वेदिक उपचार, जो आयुर्वेदिक उपचार है किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। अब अथर्ववेद में मंत्रों को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्राह्मण टेक्स्ट का गोपद ब्राह्मण है, अभी कुछ ज़्यादा जानकारी। अब अरण्यक भी होते हैं। इन ग्रंथों की रचना वैदिक काल में वनों में हुई थी और इन्हें अरण्यक कहा जाता है। वैदिक काल में वनों में हुई थी। महत्वपूर्ण अरण्यक की संख्या कितनी, 7 मानी जाती है। अब आ जाओ उपनिषद। उपनिषद में होता उप और निषद। उप मतलब समीप और निषद मीन्स बैठना, समीप बैठना। उन विद्वानों जिनका ज्ञान शिष्य गुरु के समीप लिया करते थे उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। वो विद्वान जिनका ज्ञान, हम लोग गुरु जी के पास बैठते हैं तो समीप बैठ कर लिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद। ऐसे लिंक कर लिया करो। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 12 उपनिषद प्रमाणित माने जाते हैं। अब ये बहुत पूछा जाता है, मांडुक्य उपनिषद से क्या लिया गया, अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते लिया गया। और मांडुक्य उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। ये तो कुछ नहीं है। अब ये अपना हो गया वैदिक संस्कृत पूरा। अब देखो ये ऐतिहासिक काल आ गया, अब इसको कल पढ़ेंगे। अब इतना हम लोग को पढ़ना है, अब इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अब जैसे भाई हमने टॉपिक को पढ़ लिया। अब जैसे वैदिक संस्कृत, कल था मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, शुरू से किया था रिवीजन भाई। अब हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में क्या था, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। अब 1500 BC से 1000 BC। अब बहुत से लोग 1500 BC से 600 BC भी लगा देते हैं। उसमें होता है ऋग्वेद जिसमें बना था वो 1500 BC से 1000 BC था। और बाकी के जो 3 वेद बने थे वो 1000 BC से 600 BC में बने थे। अब क्या था, ये उत्तर वैदिक संस्कृत था, ये पूर्व वैदिक संस्कृत था। तो ये दोनों में डिफरेंस जान लिया करो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। अब जैसे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन, ये शब्द ये पढ़ा था हम लोगों ने नोट में। अब प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, भाई संस्कृत में ही वेद लिखे गए हैं। वे घुड़सवारी करते थे, आएंगे कैसे, इमेज बनाओ भाई। वो कहाँ से आए थे, आर्य थे ना, कहाँ से, घुड़सवार करके तो आएंगे। उनके कई झंडों में भारत पहुँचे थे, वे कई झंडों भारत आए थे ना, तो तभी तो और अभी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जब आएंगे नगर कहाँ से बनेंगे, तो ये इमेज बना के किया करो ने। और जैसे अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए। जैसे किसी वेद में प्राचीनतम वेद युगीन का संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी। ऋग्वेद में सबसे पहला ग्रंथ कौन था, ऋग्वेद। वो किस में था, संस्कृत में था। अब देखो निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था। पहले वेद बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर अरण्यक बने, फिर उपनिषद बने। अब ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जो नहीं पता होता वो देखते हैं पीछे। अब वेदों की संख्या कुल कितनी थी, 4 थी। अब कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अब देखो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने बाई ऑप्शन इसको हटाया था। कैसे, अब ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब जबकि हम लोगों ने पढ़ा था अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, और उसमें क्या है, त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो अब देखो इसमें था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये प्रथम 3 वेद जो थे वो त्रयी और वेद त्रयी थे। बाकी का जो अर्थ तीसरा वाला था ये नहीं था, क्योंकि ये नवीनतम वेद था। अब इसमें देखो ये पढ़ा था हम लोगों ने, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मांडुक्य उपनिषद से। ये भी हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था। अब ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने, सामवेद। सा मतलब संगीत और सा माने सामवेद, ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो। अब इसमें करो, कृषि भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है, अभी बताओ। महाभारत। महाभारत में भगवान कृष्ण ने क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी। और श्रीमद् भागवत गीता में तो पूरा कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। और गीत गोविंद, जब गोविंद नहीं आएंगे तो गीत कहाँ से गाए जाएंगे, ऐसे लिंक कर लिया करो। तो श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। ये पढ़ो, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ये 10वें मंडल में। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आर्य भारत में
आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। अब आपके टेबल पे ऐसे मैप लगा होना चाहिए। अब ये मैप लगा है तो मैप आए थे कहाँ, अब पहले पाकिस्तान पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, पंजाब, तो पंजाब में बसेंगे ना पहले। अब भारत में कहाँ से सीमा लग गई, पंजाब से पहली सीमा कहाँ लगी है, पंजाब से, तो कहाँ रुकेंगे, पंजाब में। तो ऐसे लिंक अप किया करो और सोचा करो, इमेजरी बनाया करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ऋग्वेद को पढ़ने वालों क्या कहते थे, होत्रा या होत्रे, और यजुर्वेद को अथर्वण, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्राह्मण या ब्रह्मा। ऐसे करके लिंक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, तो लो भाई 117 क्वेश्चन है। तो ऐसे आप लोग खुद करो प्रैक्टिस, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी इस चक्कर में। टाइम हो गया भाई अब 2, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में अपना आज का है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे भाई। अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे हिस्ट्री में बताया तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए अगर आपको चाहिए कि ऐसे मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की। भाई नोट्स हो गए हैं रिवाइज, अब इसके लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। जितने लगेंगे उतने लगा लेंगे, अगले नेक्स्ट डे में लगा लेंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही सारा पढ़ना है, टाइम बहुत है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। भाई टाइम हो रहा है 2:48 और मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करे हैं इसके। और भाई देखो ये लगाया करो, तो ये नहीं कि भाई देखा और जो नहीं आया उसका आंसर देख लिया। जो नहीं आया उसका आंसर तो देखना ही है, बट समझना है कि हाँ ये कैसे है, और नोट्स को देखना है कि काम ने भूल चुकी। तो बस बार बार रिवीजन करोगे ना तो आ जाएगा। अब देखते हैं अपने टारगेट्स। ये अपने टारगेट, इसमें से देखो ये रिवीजन अभी नहीं हुआ। ज्योग्राफी की क्लास आज हुई नहीं है तो क्या ही करेंगे, तो मैथ की क्लास हो गई, कंप्यूटर क्लास हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और मैथ का चैप्टर हो गया, मैथ इसका लासा मासा का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, स्ट्रेटजी के रिवीजन करना है, टेबल की और स्क्वायर रिवीजन करना है, और इसके साथ मुझे अभी ऐड ऑन करना है इसमें हिंदी का एक लेसन भी रिवीजन करना है कोई सा। टाइम हो रहा है भाई ऑलमोस्ट 3 बजने जा रहे हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। लगभग 3 से 4 डांस पढ़ेंगे, 3 से 4 या 2 से 3 जितने पढ़ जाएं। और ज़रूरी नहीं, जैसे बहुत से बच्चों का क्या होता है कि अरे नहीं पूरा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना भाई पूरा। 4 बना लो, जैसे कुचिपुड़ी पढ़ना, मणिपुरी पढ़ना, उड़ीसी पढ़ना और अपना भरतनाट्यम पढ़ना। इतना पढ़ो, उसके बाद 4 अगले दिन पढ़ो। फिर कल जब पढ़ेंगे तो इसका रिवीजन ज़रूर करना है, किसका, जो 4 पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना कैसे, जैसे भरतनाट्यम पढ़ना है। भरतनाट्यम इसका पुराना नाम क्या था, सादिर, तो लिखो यहाँ सादिर, क्या था, सादिर। भरतनाट्यम पुराना नाम सादिर था क्या था, सादिर था। ये लिख के जब तक नहीं करोगे, ये पन्ना पूरा ब्लैंक है, इसको पूरा भर देना है बस। टाइम हो रहा भाई अब 3:25 और अपने 4 नृत्य कंप्लीट हो गए, 4 नहीं 5 हुए। देखो एक तो पहले शास्त्रीय नृत्य का बेसिक कंप्लीट हुआ, प्लस भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक। कैसे कंप्लीट हुआ, ऐसे लिख के, कुछ भी पूछ लो मुझसे। अब इसको क्या करना है, रिवीजन और करना है, कब, कल। टाइम हो रहा भाई 3:30। अब पढ़ेंगे सर्वनाम हिंदी का। देखो कॉपी की हालत मेरी। अब पढ़ेंगे सर्वनाम, आधा घंटे में भाई 3-4 बार पढ़ूंगा। पुरानी संज्ञा भी पढ़ूंगा और प्लस वर्णमाला भी पढ़ूंगा। टाइम हो रहा भाई 3:51। हिंदी हो गई अपनी कंप्लीट तीनों चैप्टर की। अब लगाने को भाई इसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा ना पास में तब लगाएंगे, तब तक थ्योरी सब कंप्लीट कर लेंगे। टाइम हो रहा भाई 4 और अभी 4 ही बजे, मतलब 5 बजे मैं उठूँगा। तब तक एक मैथ का PYQ क्वेश्चन का एक सेट लगा लेता हूँ, फिर बताऊँगा आपको अपना स्कोर। अब भाई टाइम हो रहा है 4:16 और मैथ में मेरे लगभग 7-8 क्वेश्चन बने मुझसे, और मैथ ही मेरा कमज़ोर है भाई। मैथ ही के चक्कर में पिछली वाली दिल्ली पुलिस में रहा मैं, मैथ ही के चक्कर में यूपी पुलिस में रह गया मैं। अब मैथ ही मुझे सही करना है, पहले इतनी भी नहीं आती थी जितनी अब आने लगी है। अब रिवीजन करते हैं भाई स्क्वायर क्यूब का। सामने लिखें स्क्वायर क्यूब और टेबल, इनको बस 10-15 मिनट रिवाइज करना है, और यहाँ पे स्क्वायर क्यूब लिख कर लिखने हैं। टाइम हो रहा भाई 4:28
और अब अपने देखते हैं टारगेट्स क्या क्या पूरे हुए, क्या क्या नहीं हुए। वैसे मोस्टली सारे हुए। देखो स्ट्रैटेजी के हो गई, ज्योग्राफी तो आज क्लास ही नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने कंप्यूटर क्लास की। मैथ हो गई, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, मैथ भी हो गया, टेबल भी हो गए, क्यूब भी हो गया, स्क्वायर भी हो गई, हिंदी भी हो गई। कंप्लीट भाई। ये लिखने में जितना मज़ा आता ना सबसे ज़्यादा। और हाँ भाई, अगर आप जो इतने बच्चे फ्रेशर हैं और उनको चाहिए कि भाई कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करो, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा भाई, उस हिसाब से आप पढ़ लेना। और आप अपने कमज़ोर सब्जेक्ट पे काम करो। जैसे मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, बाकी के सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, बस मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। तो मैथ को भाई मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, इसके बाद भी टाइम देता हूँ। तो आप बस लगे रहो, और जो भी कुछ चाहिए हो मैथ की PDF वगैरह तो आप बताना। और आपको अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो।